Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 12 Science, Applications of Gauss Law, today we will study about the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. आज से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन में पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फाइनाइटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर, यानी कि एक इन्फाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा था, जो कि हमारा कितना आया था E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक, यानी कि उसी में आज हम आगे कंटिन्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए बहुत ही थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब पहले हमें समझना है, ये क्या है, ऐसे करके ये एक थिन शीट है। ठीक, ये एक हमने थिन शीट बनाई है। इसमें आपको कैसे समझना है, देखिए पहले आप इसको समझिए कि इसमें जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली हम इसको जैसे नॉन कंडक्टिंग शीट मानते हुए चलेंगे, तो नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है नॉन कंडक्टिंग में जो हम चार्ज जैसा डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं उस पर पूरे में रहता है, और जबकि कंडक्टर अगर हो तो कंडक्टर का टोटल चार्ज शिफ्ट हो जाता है उसके सरफेस पर। जनरली अगर हम बात करें सपोज सिलेंडर के केस में अगर लें, तो मेरे पास अगर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर मीन्स अंदर से खोखला है, तो इसमें अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग है, तो चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, पूरे सरफेस पर आ जाएगा, सिलेंडर के पूरे सरफेस पर। अगर नॉन कंडक्टिंग है तब भी इसी पर रहेगा। अगर हमारे पास हॉलो यानी सॉलिड सिलेंडर हो, सपोज कैसा सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर में अगर कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होगा तो चार्ज तब भी उसके सरफेस पर ही रहेगा। चार्ज यानी कि अगर कंडक्टिंग अगर हमारे पास मटेरियल होता है तो चार्ज टोटल कहां पर रहता है, उसके सरफेस पर। कि तो आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कंडक्टर के 0 होता है। अगर यही नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर होगा तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले हम यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग शीट हम ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक क्या है, शीट है। अब ये जो शीट है इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि इसके पूरे सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन देखिए, तो अगर ये कंडक्ट यहाँ पर हमारे पास ये इनफाइनाइट एक्सटेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले कि ये जो चार्ज शीट है ये अपने आप में बड़ी शीट हो, और अगर हम इससे जो डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो पॉइंट इस शीट के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम डिस्टेंस पर होना चाहिए। यानी कि जो पॉइंट हो, अगर मुझे मान लीजिए शीट से यहां पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पूछ, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस को भी ज्यादा ले रहा हूं। मुझे शीट से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इनफाइनाइट एक्सटेंट हम इसको ये मानेंगे कि हम जैसे कि ये पॉइंट की जो डिस्टेंस हो वो इस शीट के डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल हो, यानी कि ये डिस्टेंस अगर बहुत छोटी होगी तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंट शीट यानी कि बहुत बड़ी शीट इसको हम मानेंगे। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया कि अगर किसी समय हम इतनी दूरी पर ज्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो फिर ये शीट जो होगी इनफाइनाइटली शीट नहीं कहलाएगी। तो जरूरी नहीं कि शीट हमारी इनफाइनाइट तक ही हो, तो यानी पॉइंट की डिस्टेंस अगर कम है तो हम शीट को इनफाइनाइट मान के चलेंगे। अब मान लीजिए इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जो शीट है यहाँ पर, वो आप शीट को मानिए कि शीट कुछ ऐसे रखी हुई है। ठीक, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा सकता हूँ। सपोज ये मोबाइल जैसे है, तो आप इसको एक बहुत ही थिन शीट मान लीजिए। ये शीट ऐसे है, इस शीट पर
यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि इसकी तो थिकनेस आपको दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही थिन सीट है, बहुत ही पतली सी एक सीट देखेंगे हम। मोबाइल के डायमेंशन तो उसमें तो विड्थ भी दिख रही है आपको, बहुत ही स्मॉल, यानी कि वेरी थिन सीट है, बहुत ही पतली सीट है। ठीक, ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट करना है। तो जितने डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, मान लीजिए उतनी ही डिस्टेंस पर इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पॉइंट पी डैश कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ उतने पर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए लेट अस कंसीडर, मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं तब तक, ठीक है। आप देखिए हम क्या लिख रहे हैं, बहुत ही सिंपली, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। इनफाइनाइट प्लेन सीट ले रहे हैं हम, यानी कि इनफाइनाइट एक्सटेंट की मान के चल रहे हैं, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट ई लिख दिया मीन्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और P डैश। देखिए मैंने लिखा या तो पॉइंट P पर या P डैश पर, यानी या तो उस साइड निकालिए या इस साइड, आप कहीं भी देंगे एट पॉइंट P और P डैश। ठीक, तो चार्ज जो है इस केस में इसके पूरे सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वायर, जैसे हमने पिछले केस में वायर पढ़ा था, तो चार्ज अराउंड द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ देखा था, किसमें, वायर के केस में। लेकिन इस सीट में क्या होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चार्ज इसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसमें टोटल चार्ज कितना है वो हमारे लिए निकालना बहुत टफ है, टोटल चार्ज, ठीक। लेकिन हम क्या निकालते हैं, हम यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है इसके यूनिट एरिया पर, उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर टर्म यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर मैं बता रहा हूं द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर सीट, सीट के लिए हम लिख देते हैं, सीट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। इसको कहीं आप इक्वेशन बना के चल सकते हैं हम, या आपको दिमाग में रखना चाहिए कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है, Q अपॉन A है। तो हमारा मेन काम क्या है, यहां तक आप इतने नोट्स को नोट करते जा सकते हैं। मेन काम है कि हमें इस r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक। तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करें, देखिए इसके लिए गॉसियन सरफेस की खासियत क्या है, एक तो चार्ज इनक्लोज हो जाना चाहिए, दूसरी बात क्या है, चार्ज इनक्लोज के साथ साथ गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीसरा, ये पॉइंट जो है उस गॉसियन सरफेस में क्लोज इनसाइड यानी कि उसके सरफेस पर आने चाहिए। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे भी देख सकते हैं पहले। तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करेंगे, देखिए स्फेरिकल तो हम कर नहीं सकते, ये तो हर एक पॉइंट पे चार्ज आएगा नहीं इक्वल। यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचेंगे जो कि सीट को क्रॉस करते हुए जाएगा। अब इसको कैसे समझना है, आप ये देखिएगा, मान लीजिए ये सीट है, तो हम गॉसियन सरफेस, इस सीट पर इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इधर भी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम गॉसियन सरफेस ऐसे मानेंगे, ये गॉसियन सरफेस इसके अंदर से ऐसे पास होते हुए जाएगी। आपको ये देखना है कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, मैं जो गॉसियन सरफेस खींचूंगा वो इस सीट के अंदर से ऐसे पास होते हुए जाएगी। तो देखिए कैसे गॉसियन सरफेस में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए पॉइंट की डिस्टेंस और आगे ले लेता हूँ, जो कि आप और क्लियरली इसको समझ पाएंगे। तो देखिए ये पॉइंट ले लिया P, और ये कौन सा पॉइंट है, P डैश। तो मैंने ये गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जो कि सीट के अंदर से जाएगी ऐसे, और फिर ये हमारी गॉसियन सरफेस कुछ इस टाइप से बनेगी।
ये मैं इसको पूरा ही ऐसा ही ले रहा हूँ, आप जो कि आप इसको समझ जाएंगे। ये क्या बना दी मैंने इसके अंदर, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, ये हमारी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने। इसमें क्या है, ये पॉइंट जो है आपको ऐसे मान के चलना है कि आपको ज्योमेट्री 3D फिगर है, ये पॉइंट क्या है इसके सरफेस पर है ऐसा। ये गॉसियन सिलेंडर है जो कि क्या कर रहा है, सीट को क्रॉस करते हुए जा रहा है ऐसे। ये सीट है तो इससे ऐसे पास करते हुए हमारा गॉसियन सरफेस पास हो रही है, गॉसियन सिलेंडर। तो इसके अंदर अब चार्ज कितना इंक्लोज होगा, ये चीज में है कि इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज होगा। ध्यान से आप समझिएगा, 3D फिगर है। देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब इसके अंदर से ऐसे सीट पास होगी, सीट बहुत ही यूनिफॉर्म, बहुत ही थिन है, तो ये जितना ही सीट, ये कितना चार्ज इंक्लोज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, इसके गॉसियन सरफेस के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर, ये सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर है तो होगा। यही चीज मेन समझने की है आपको। ये सीट जो है ऐसे सीट है, ऐसे ये पास हो रहा है, बहुत ही थिन सीट है, तो कितना चार्ज इंक्लोज करेगा, जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा यहाँ पर ही, वही चार्ज। तो हम उसको यहाँ पर कैसे शो करेंगे, कुछ ऐसे ही। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे ये जो बना रहा हूँ, ये वो वाला पोर्शन हमने दिखाया है जो सीट के अंदर से ऐसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया पास होगा गॉसियन सिलेंडर का। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या हुआ, चार्ज इंक्लोज कितना होगा, जितना इसके क्रॉस सेक्शन एरिया इसको कट अंदर करेगा। तो ये है। ठीक, ये जो सीट रखी हुई है, सीट को आप हमने ऐसे नहीं रखा हुआ है। ठीक, आपको फिगर ऐसे दिखे, जो आपको फिगर कंसीडर करना है, सीट ऐसे रखी हुई है, ऐसे सीट रखी हुई है और गॉसियन सिलेंडर उसमें से ऐसे पास हो रहा है। तो कितना चार्ज इंक्लोज होगा, केवल ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो चार्ज आएगा वही इसमें पास होगा। ये चार्ज जो आपको दिख रहा है ये उसके अंदर नहीं है, क्योंकि तो सीट ऐसे रखी हुई है और ऐसे आपका गॉसियन सिलेंडर पास हो रहा है। तो देखिए हमें एक पॉइंट r डिस्टेंस पे P और P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P और P डैश पर। तो हम देखिए मैंने क्या लिख रहा हूं, लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर which cover गॉसियन सिलेंडर थ्रू द सीट से जाते, जो कि हमारे सीट से पास हो रहा है, थ्रू द सीट मीन सीट से पास हो रहा है, एंड पॉइंट P एंड P डैश आर एट द सरफेस। कौन सा सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर, यानी कि P और P डैश जो पॉइंट हैं वो गॉसियन सिलेंडर के सरफेस पर, यहाँ पर दोनों ही पॉइंट ये यहाँ पर इसके सरफेस पर आ गए। अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक आप मेन नोट कीजिए। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये तो थ्योरी ये है कि आपको थोड़ा सा शुरुआत में लिखना आ जाए, बाद में आप पूरा समझ जाते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें इसमें गॉसियन सरफेस और एरिया वेक्टर देखने पड़ेंगे। कितने सरफेस बन रहे हैं देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें पॉइंट P पर, तो सीट ऐसे है, ऐसे इन दिस पोजीशन है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, पॉजिटिवली चार्ज है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सीट होता, अभी क्या हुआ, आउटवर्ड द सीट। तो सीट ऐसे है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो आपको पता ही है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और इधर भी ये भी प्लेन, ये इधर से भी सीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा सीट से, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा आपका, ऐसा होगा। दूसरे गॉसियन सिलेंडर में खासियत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो सीट से जब हम देखेंगे तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिलेगा इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर, वो कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। साथ में अब इसमें सरफेस देखिए, मान लीजिए मैं इसको पहली सरफेस मान लेता हूँ, प्लेन सरफेस जो है, एक ये है दूसरी सरफेस, मान लीजिए ये भी प्लेन सरफेस है, एक ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, तो इसको मान लीजिए थर्ड सरफेस हम मान लेते हैं। तो इन तीनों के एरिया वेक्टर ड्रॉ करने में आने चाहिए।
ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका यहाँ पर को जो देखिए ये सिलेंडर है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस एरिया के आउटवर्ड नॉर्मल होगा, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर मान लीजिए सरफेस 1 के लिए मैं एरिया वेक्टर ले रहा हूँ ds1, यानी कि इसके छोटे से पार्ट का, ये पूरे का नहीं, पूरे का हम वो हम इंटीग्रेशन से देखें, हमने छोटा सा एरिया वेक्टर ds1 ले लिया। यहाँ पर इस सरफेस सेकंड का छोटा सा एरिया वेक्टर ले लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए स्मॉल एरिया वेक्टर ds2, ये भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा, ठीक, और एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये मान लीजिए ये मेरे पास, पहले मैं आपको एरिया वेक्टर समझाऊं, ये एक छोटा सा पार्ट है मान लीजिए ds3, ठीक, थर्ड सरफेस का, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर होगा ds3, स्मॉल एरिया वेक्टर कर्व्ड सरफेस का, ठीक। ऐसे नीचे देखेंगे तो नीचे हो जाएगा ds3। तो यहाँ पर जो हमारी जो थर्ड सरफेस हमने ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा इधर सीट से आउटवर्ड, और ds3, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये था, ये जो मैं दे रहा हूँ ये थर्ड सरफेस मान रहा हूँ, इसलिए 3 लिखा है। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, किसमें, E और ds3 में। यहाँ इस E और ds1 में एंगल कितना बन रहा है आपका 0 डिग्री। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds2 में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ भी 0 बन रहा है, क्योंकि तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड द नॉर्मल होगा, और यहाँ 90 बन रहा है। अब हम गॉस लॉ का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो गॉस लॉ क्या कहता है, देखिए गॉस लॉ का है आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds, और जो कि किसके बराबर होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने पढ़ा है, चार्ज इनक्लोज थ्रू द, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो हम वो चार्ज लेंगे जो गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज है। तो ये तो भाई ये तो गॉस लॉ से है। अब हम मैथमेटिकली देखें टोटल फ्लक्स, इसको आप इक्वेशन 2 बना सकते हैं। क्यों, तो इक्वेशन 1 आपने क्या बनाई थी, लैम्डा इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया था, सॉरी सिग्मा इक्वल टू जो चार्ज पर यूनिट एरिया, जो आपने इससे पहले नोट्स में नोट कर लिया है, उसको हमने इक्वेशन 1 बनाया था, तो इसलिए इक्वेशन 2 इसको बनाया। टोटल फ्लक्स कितना होगा, देखिए टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें इस टोटल सीट से, तो टोटल फ्लक्स को मैं कैसे निकालूंगा, टोटल फ्लक्स E डॉट ds, मेरे पास 3 सरफेस है ds1 ds2 और ds3, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds1 प्लस, ये सरफेस 1 के लिए लिख देता हूं 1, सरफेस 2 के लिए E डॉट ds2 ऐसी, प्लस सरफेस 3 के लिए मेरे पास हो जाएगा E डॉट ds3। देखिए मैंने क्या लिखा, जो टोटल फ्लक्स पास होगा इस सीट से E डॉट ds, वो हो जाएगा फर्स्ट सरफेस से पास होने वाला E डॉट ds1 प्लस इस सेकेंड सरफेस से पास होने वाला E डॉट ds2 प्लस इस थर्ड सरफेस से पास होने वाला E डॉट ds3। तो हमारे पास यहाँ पर 3 सरफेसेस बन सकती हैं, 2 प्लेन सरफेस और एक सिलेंडर की ऐसे, सिलेंडर का हमारा ऐसे है तो इसकी कर्व्ड सरफेस ऐसे, ठीक। तो 2 प्लेन सरफेस ds1 ds2 और तीसरा ds3। तो टोटल फ्लक्स फिर मैं बोल रहा हूँ E डॉट ds1 E डॉट ds2 E डॉट ds3। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहां से टोटल फ्लक्स E डॉट ds या E डॉट da भी आप ले सकते थे, मैंने ds लिया है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास E ds1, देखिए E और ds1 के बीच में एंगल देखिए, E ds1 cos 0 बन जाएगा, क्योंकि E डॉट ds E ds cos थीटा बनेगा, E ds1 cos थीटा, एंगल कितना है दोनों के बीच में 0, तो E ds1 cos 0 डिग्री लिख दिया मैंने आपके लिए, प्लस सेकंड सरफेस में देखिए ये बन जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन E ds2 cos 0 बनेगा, ये भी देखिए कैसे, सेकेंड सर्फेस में E और ds2 के बीच में भी एंगल कितना है 0 डिग्री है, तो E ds2 cos 0, E और ds3 के बीच में एंगल देखिए तीसरा, यहाँ कितना है एंगल 90 है, तो प्लस तीसरा आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E ds3 cos 90 डिग्री। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से टोटल फ्लक्स देखिए, टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है E डॉट ds इक्वल टू E ds1 cos 0 1 हो गया, तो क्या आ गया E ds1,
अब ये डॉट नहीं रहा, इनटू में आ गया, ए डी एस वन प्लस ऐसे ये क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस टू। जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको ने पहले ही बताया, हमेशा सरफेस के अलोंग इंटीग्रेशन होगा। और cos 90 जीरो, तो तीसरा टर्म हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब देखिएगा, E डॉट डी एस इक्वल टू, देखिए E कांस्टेंट है तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन प्लस यहां से भी E कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू, ये टर्म तो जीरो हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, यानी कि टोटल फ्लक्स हुआ है फाई E इक्वल टू E डी एस वन का एरिया। देखिए ये डी एस वन मैंने छोटा सा वेक्टर लिया था, तो इसका टोटल एरिया कितना है, S हो जाएगा, टोटल एरिया S ले लेते हैं। ऐसे डी एस टू का भी टोटल कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। तो पहले मैं आपको S करके इसको दिखा देता हूँ, E इंटू एस प्लस E इंटू एस। यहाँ पर S क्या है, टोटल एरिया है, हमने टोटल एरिया को S से डिनोट किया है। अगर मैं इन एरिया वेक्टर को, अगर आपको किसी बुक में मिल जाए DA1, DA2 और DA3, तो वहां पर उसने DA1 को क्या ले लेगा, वो E इंटू ए ले लेगा। तो हम यहाँ पर ये मान के ध्यान दीजिएगा, अब मैं भी चेंज करूंगा किसमें, सिग्मा इक्वल टू जो मैंने Q अपॉन ए लिया था ना, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, वहां पर हम एक काम करें, अगर उस एरिया को S से डिनोट कर दें, ठीक, तो या उस एरिया को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, S से डिनोट कर सकते हैं वहां पर, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या ले लेंगे, यानी कि गॉसियन सिलेंडर में S। तो पहले मैं S के टर्म में इसको बता दे रहा हूं, ठीक। तो क्या कितना आ जाएगा, इसको देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू E इंटू एस प्लस E इंटू एस, कितना आ गया हमारे पास, 2ES आ गया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया कहां से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आया मैथमेटिकली। इसको मैं बना देता हूं इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पर बना दिया। आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ओके, तो यहाँ तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इक्वल टू 2E इंटू एस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो टोटल DS1 होगा, DS1 को टोटल मैं क्या ले रहा हूँ, S ले रहा हूँ, और टोटल DS2 को मैंने क्या ले लिया, S ले लिया है। बुक में इसको किसी में आपको A भी मान लिया होगा इस एरिया को, तो E इंटू ए, E इंटू ए भी मान सकता है, हमने E इंटू एस के टर्म में लिया है, तो E डॉट डी एस इक्वल टू 2ES। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आपके लिए, तो देखिएगा इस इक्वेशन को भी मैं वहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए हमारे पास जो मैथमेटिकली जो फ्लक्स आया वो क्या है, टोटल फ्लक्स E डॉट डी एस इक्वल टू 2E इंटू एस, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 से, इक्वेशन 2 में जो E डॉट डी एस है, हमने इसको मैथमेटिकली निकाला, तो कितना है 2 इंटू एस, तो इसको यहां पर रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, गॉस लॉ से, इक्वेशन 2 या बाय गॉस लॉ, देखिए गॉस लॉ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल फ्लक्स होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो देखिए ये E डॉट डी एस मैथमेटिकली कितना है, 2 इंटू एस, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू एस इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन, इसको ऐसे लिख दिया इस लाइन में, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यहां पर क्या देखना है, देखिए इस गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज चार्ज कितना होगा, गॉसियन सरफेस, वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीट है, अगर सीट हमने ऐसे रखी हुई है, सीट हमारी ये है, तो गॉसियन सरफेस अगर सिलेंडर इस सीट में से अगर ऐसे पास होगा तो कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, कितने रीजन में चार्ज इंक्लोज करेगा, जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे पास होगा। क्यों, क्योंकि तो सीट हमारी बहुत ही थिन है, ये जो रीजन बताया था ये इतने में ही चार्ज इंक्लोज होगा। अब मान लीजिए इसको समझने के लिए, अगर सिग्मा चार्ज इक्वल टू Q अपॉन ए, जो हमने कहा था, हमने Q अपॉन एस कह दिया सपोज, ठीक, एस गॉसियन सरफेस है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एस एरिया लिया है गॉसियन सरफेस का, तो चार्ज इनक्लोज्ड Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू
एस, यानी गॉसन सरफेस का कितना एरिया इसको टच कर रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन के बराबर एरिया टच कर रहा है, जिसको हमने क्या लिया है, एस लिया है, इस साइड भी और इस साइड भी टोटल सरफेस एरिया को हमने एस से डिनोट किया है, इसलिए हमने Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस लिख रहे हैं। अगर ए टोटल माना होता तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिखते, तो Q इनक्लोज कितना आ जाएगा यहाँ पर 2ES, तो ऐसे रहा, Q इनक्लोज आ गया सिग्मा इंटू एस, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आपका समझा दिया था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से S से S कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखिए E इक्वल टू ई, S से S कटा तो E कितना आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना न्यूटन पर कूलम। अब इसका मतलब समझिए, यहाँ पर ये हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ गया है, आप इसका मीनिंग समझिए। देखिए हमें इस सीट से r डिस्टेंस पर इस साइड पॉइंट P पर या इस साइड पॉइंट P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो डिस्टेंस r थी। आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कहीं आपको r का टर्म, डिस्टेंस का टर्म दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि सीट के कारण किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट की डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्यों तो भाई सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये सीट, और 2 अपने आप में कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट अपने आप में कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि कुल मिला के रिजल्ट ये आया, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट है किससे, ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच, जिस पर क्या है, E इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि इस सीट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस पॉइंट की डिस्टेंस से जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यानी कि इस सीट से आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। अब कोई कहे इस सीट से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पर, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। लेकिन ध्यान यहां पर दीजिए, जो सीट है वो इनफाइनाइट एक्सटेंट की होनी चाहिए। कहने का मतलब कि डिस्टेंस, ये पॉइंट की डिस्टेंस जितनी आप लोगे उसके कंपैरिजन में हमेशा सीट की डायमेंशन हम बहुत ही लार्ज मान के चलेंगे, या पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो, कम होगी, और सीट का डायमेंशन बहुत ज्यादा होगा। और कुल मिला के आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण किसी पॉइंट पर होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। और इसका फॉर्मूला हमने निकाला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। तो और इसके नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, इन चीज़ों को समझिए। तो आज के लेक्चर में हमने इसको देखा, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल सीट्स। आज हमने एक सीट ली, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और सीट ले आएंगे सेम चार्ज या अपोजिट चार्ज की। तब तक आप उससे पहले इसके कंसेप्ट को समझिए। थैंक यू सो मच।